हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से और साथ में समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल की। बायो मतलब लिविंग, तो लिविंग में प्रेजेंट मोलिक्यूल को हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल। आगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन करेंगे या अभी सिंपल हम वर्ड को समझ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा दे तो फिर अपन रीड करेंगे। तो हम अगर लिविंग टिश्यू में हमें देखना है कि कौन से मोलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो हम एक टेस्ट करते हैं। हमने लिविंग टिश्यू लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। लिविंग टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, माइक्रोबियल टिश्यू, कुछ भी ले सकते हो। हमने इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व करा। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमने उसको डाला और इसकी क्या कर दी, पेस्ट बना दिया। कैसे पेस्ट बनाया, मोटार पेस्टल। मोटार पेस्टल यहाँ पे हमने डाला इसको और यहाँ पे हमने पेस्ट बना दिया। पेस्ट को हम बोल रहे हैं स्लरी। बेटा क्या बोल रहे हैं, स्लरी बोल रहे हैं। फिर हमने इस पेस्ट को छान लिया। तो हमने क्या करा, कॉटन पेपर लिया, कॉटन पेपर या चीज क्लॉथ, ये मान लीजिए हमने बेटा ऊपर कॉटन पेपर और चीज क्लॉथ लिया। ठीक है, तो हमने इसको जब छाना तो नीचे हमारे पास क्या मिला, एसिड सोल्यूबल जो कंपोनेंट होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जो एसिड इनसोल्यूबल होंगे वो अभी भी ऊपर होंगे। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं बेटा। कौन कौन से दो फ्रैक्शन, एक ऊपर वाला जिसको हमने बोला एसिड इनसोल्यूबल और नीचे वाले को हमने बोला एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड इनसोल्यूबल क्या होंगे, जो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, जो साइज में बड़े होंगे, इसलिए वो नीचे नहीं आए, या एसिड में नहीं घुले इसलिए वो नीचे नहीं आए। तो ये होंगे बेटा मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, और ये होंगे हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल का जो साइज होता है 18 टू 800 डाल्टन और अप टू 1000 डाल्टन के आसपास होता है बेटा। और इसका होगा हमारे पास 1000 डाल्टन से ज्यादा, 1000 डाल्टन से ज्यादा। चलिए बहुत सिंपल चीज है। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी हमारे पास क्या बोल रही है, देखिए बेटा। यहाँ पे हमारे पास देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट आर माइंड एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल। बिल्कुल सभी सेम केमिकल और एलिमेंट कंपाउंड। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट एनालिसिस इज परफॉर्म। ठीक है, जैसे आपकी केमिस्ट्री में सिलेबस है सॉल्ट एनालिसिस, ऐसे ही एलिमेंट एनालिसिस भी होता है बेटा। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, कुछ भी ले लो, मतलब लिविंग टिश्यू ले लो, माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन्ड अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट लाइक कार्बन, इंपॉर्टेंट वर्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द सेवरल अदर and their respective component as per the unit mass of the living organism या living tissue. If the same analysis is performed on the piece of the earth crust, क्या जो लिविंग में मिल रहा वही अर्थ क्रस्ट पे मिल रहा, बिल्कुल वही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। तो फर्क क्या होगा लिविंग और अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में हमारे पास बायोमोलिक्यूल या अर्थ क्रस्ट में कार्बन कंपाउंड कम होंगे और हमारी बॉडी में कार्बन कंपाउंड्स ज्यादा होंगे। चलिए जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हमारी बॉडी में ज्यादा होंगे, अर्थ क्रस्ट पे कम होंगे। फर्क क्या पड़ रहा है, कंपोजिशन का। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। What are the difference between the two lists? In the absolute term, no such difference could be made out of the element present in the sample of the earth crust also present in the sample of the living tissue, जो अभी हमने बात करी। However, the closer examination revealed that the relative abundance, बेटा किसका फर्क है, अबंडेंस का। किसका फर्क है, अबंडेंस ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन, अभी मैंने बात करी कार्बन हाइड्रोजन, रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट इज हायर इन द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ क्रस्ट। अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन लिविंग में ज्यादा मिलेगा और अर्थ क्रस्ट पे कम मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। To get an answer, one has to perform a chemical analysis, जो हमने अभी किया। We can take any living tissue, a vegetable or a piece of the liver, वो liver भी living tissue है, grind it and in trichloroacetic acid with a mortar and pestle। mortar pestle कुंडी सोटा बेटा, जिसमें हम रगड़ते हैं। ठीक है, तो हमने tissue और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का पेस्ट बना लिया। We obtained a thick slurry, पेस्ट बन गया हमारे पास slurry। We were to strain दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ के साथ छानो या कॉटन क्लॉथ के साथ छान सकते हो। ऑब्टेन द टू फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शन कौन सा, एक एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल, और दूसरा हमारे पास बेटा सेकंड वन इज एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, एक एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड द thousands of the organic compound in the acid soluble pool। तो एसिड सोल्यूबल पूल में एनसीईआरटी बोलती है
1000, कितने थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, बट एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमें 4 कंपाउंड मिलेंगे। कौन कौन से बेटा? प्रोटीन मिलेगा, कौन से मिलेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड, और हमारे पास मिलेगा बेटा लिपिड। तो ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में कितने मिलेंगे? 4, और एसिड सोल्यूबल पूल में थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिलेंगे। चलिए आगे बात कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट यहां पे देख रहे हैं, देयर आर वन फीचर कॉमन टू ऑल दीज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। जो एसिड सोल्यूबल पूल में मिल रहे हैं उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना मिल रहा है? 18 to 800 डाल्टन के अप्रोक्सीमेटली बोल रही है एनसीईआरटी, मैंने इसलिए वहां पे 1000 तक लिखा है। द एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन हैज अ ओनली 4 टाइप ऑफ द, अभी भी बात करी कौन कौन से बेटा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स। These classes of the compound with the exception of the lipid। देखो लिपिड का, यहाँ पे लिपिड वाली कहानी सुन लो। लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है बेटा वो 800 डाल्टन के आसपास या उससे नीचे होता है, पर फिर भी हमने इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों रखा? देखिए आप ध्यान से समझेंगे, हमने वहां पे फ्रैक्शन करा था, ये हमने नीचे एसिड सोल्यूबल था और ऊपर एसिड इनसॉल्युबल था। तो लिपिड होता वैसे तो वो छोटा छोटा होता है। देखिए ये मान लीजिए लिपिड था जिसको नीचे जाना चाहिए था, जो नीचे नहीं गया, तो ये ऊपर क्यों गया? इसने क्या करा, ये इकट्ठे होकर के वेसिकल बना लिया। क्या बना लिया? वेसिकल बना लिया। क्यों वेसिकल बनाया? क्योंकि एसिड इनसॉल्युबल है, तो ये साथ में इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए तो अब ये इतना बड़ा ग्रुप बना, इसलिए ये नीचे नहीं जा पाया, इसलिए कहां मिला बेटा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिला, एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं मिल रहा है। बात कर रहे हैं हैव द मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ द 10,000 डाल्टन एंड अबव। ये किसकी बात कर रहा है? ये इनकी बात कर रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल की या इनसॉल्युबल पूल की। किसकी बात कर रहा है बेटा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, इनकी बात कर रहा है। बात समझ में? उसने बोला है एक्सेप्शन, लिपिड को छोड़ करके सभी का मोलिकुलर वेट 10,000 और उससे ज्यादा हो सकता है। फॉर दिस रीजन बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द 2 टाइप। कौन कौन से 2 टाइप होंगे बेटा? जिसका 1000 से नीचे नीचे होगा या 1000 डाल्टन से ऊपर होगा। तो 1000 डाल्टन से नीचे वाले को हमने क्या बोला? बायो माइक्रोमोलिक्यूल या सिंपली बायोमोलिक्यूल, और 10,000 से ऊपर वाले को क्या बोला? बायो मैक्रोमोलिक्यूल, या हमने मैक्रोमोलिक्यूल, ये कहानी हम पढ़ चुके हैं। मोलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। मतलब लिपिड आर नॉट पॉलीमेरिक, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक, पॉलीमर नहीं होता बेटा, ये मोनोमर है, सिंगल यूनिट होती है। पॉलीमर जैसे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट की बात करें पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। इस तरीके से लिपिड जो है पॉलीमर नहीं होता, वो यूनिट से मिल करके नहीं बनता। ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। देन व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन come under the acid insoluble fraction। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, लिपिड आर इंडीड अ स्मॉल मोलिकुलर वेट compound are present, not only such but also arranged in a structure like the cell membrane। लिपिड कहां प्रेजेंट? द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। व्हेन ग्राइंड, जब इसको ग्राइंड करते हैं तो हमारे पास पीसेस में ब्रोक करते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या बनाता है बेटा? वेसिकल बनाता है। क्योंकि ये कैसा होता है? नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो एसिड में भी सोल्यूबल नहीं होगा, बिकॉज वाटर एंड एसिड बोथ आर पोलर कंपाउंड्स। Therefore these membrane fragment in the form of the vesicle get separated along the acid insoluble pool, hence the macromolecular fraction। lipids are not strictly macromolecule। देखो वैसे तो मैक्रोमोलिक्यूल में डाल रहे हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। जो acid soluble pool है वही cytoplasmic composition होगा। Macromolecule form the cytoplasm and the organelle become the acid insoluble fraction। जो organelle वगैरह है, जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म में क्या पड़े होंगे? soluble नहीं होंगे। Together they represent the entire chemical composition of the living tissue on an organism। सिंपल सी बात है। In the summary we represent the chemical composition of the living tissue from the abundance point of view, arrange them in the class wise, observe that। ये आपको टेबल में देखते हैं। जैसे बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट है?
ये देखिए वाटर, क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर कितना परसेंट मिलता है बेटा, 70 to 90%। किसकी बात कर रहा है, टोटल सेलुलर मास की परसेंटेज की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट बेटा ये भी बात। देखिए प्रोटीन कितना मिलेगा, 10 to 15%। नॉर्मली लोगों को लगता है कार्ब ज्यादा होगा, बट नहीं बेटा, प्रोटीन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, और हमारे पास आयंस कितने होंगे, 1%। इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करें इन हायर क्लासेस। अब आप एक प्रोसेस समझा तो फिर हम इस पे आएंगे। हमने ये बात करी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी, अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम देख सकते हैं इनऑर्गेनिक को। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपने कोई भी टिश्यू लोगे, मान लो लिविंग टिश्यू लिया, वो वेट वेट होगा, उसका वेट वेट होगा, वेट वेट होगा, तो उसको हमने ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, ड्राई वेट करेंगे। फिर ड्राई करने के बाद हम उसको बर्न कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे, बर्न। जब बर्न मतलब हम उसको जलाएंगे, जलाने से क्या होगा बेटा, सारे कार्बन उड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन उड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी भी उड़ जाएगा। पानी पहले ही हमने ड्राई कर लिया, तो पानी पहले ही उड़ चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। तो बर्न करने के बाद जो बचेगा उसे हम ऐश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐश बोलेंगे। और इसको हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और इस ऐश में जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा बेटा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं ऐश एनालिसिस। आइए अब समझते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज द लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अभी हम बात करके आए, इट विल सफिश to say that here that one extract the compounds, then subjects to extract to various separation technique till one has the separate compound from the all the other compound। ये सारी टेक्निक आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बेटा अभी फिलहाल के लिए। इन अदर वर्ड वन कैन आइसोलेट और प्योरीफाई ऑफ द कंपाउंड। आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, तभी हमें पता लगेगा। एनालिटिकल टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला। हमें मोलिकुलर फॉर्मूले से नहीं लेना देना, हम बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं बेटा। केमिकल जब हम पढ़ेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोबेबल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स हमें नहीं करनी है, कंपाउंड की नहीं करनी, अभी हम बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम करेंगे अभी फिलहाल के लिए। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन कॉल द, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट बात है। आप ऊपर वाला पैरा एक बार रीड कर सकते हो, बट ये मत छोड़ना बेटा। बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑल द कार्बन कंपाउंड बेटा, कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड द कंपाउंड। हम भी हमने ऑर्गेनिक की बात करी, अब इनऑर्गेनिक की बात कर रहे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। हाउ डू वी नो दिस, अ स्लाइटली डिफरेंट बट द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। डिस्ट्रक्टिव मतलब जला रहे हैं हम उसको। वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द लिविंग टिश्यू सेज अ लीफ called the wet weight, फिर हमने उसको ड्राई करा, all the water evaporate and remaining material are dry। ड्राई करने के बाद हम उसको बर्न करेंगे बेटा। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड, गैसेस फॉर्म, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर रिमूव्ड। व्हाट इज द रिमेनिंग कॉल्ड ऐश, और प्रोसेस को बोलेंगे ऐश एनालिसिस। क्या क्या मिलेगा उसमें, इंपॉर्टेंट बात है, कैल्शियम मिलेगा, ये सारे इनऑर्गेनिक है, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द सल्फेट, फॉस्फेट, ऑल सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। ये सभी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, छोटे हैं तो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में ही मिलेंगे। Therefore, the element analysis give an elemental composition of the living tissue in the form of the hydrogen, oxygen, chlorine or carbon, etc. While analysis for the compound give an idea of the काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो हमने बात करी जिसमें हमें आइडिया लगता है ऑर्गेनिक कितना, इनऑर्गेनिक कितना, कौन कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन कौन सा इनऑर्गेनिक है। आइए एक बार टेबल देख लेते हैं। सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारे पास मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, वाटर मिलेगा जो सबसे ज्यादा मिल रहा था बेटा। कंपाउंड्स लाइक द NaCl, CaCO3, PO4-3, SO4-2। फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारे पास क्या दिखेंगे, हमें एल्डिहाइड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड। बट हम बायोलॉजिकली बात करें तो हमें मतलब है बेटा किससे, कि हमें अमीनो एसिड मिला, या हमें न्यूक्लिक एसिड मिला, या हमें फैटी एसिड मिला, या हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, क्या हमें प्रोटीन मिला, इसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं हम। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने ये एक्सपेरिमेंट्स करे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमें निकल करके है, उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे बेटा, अर्थ क्रस्ट से। किससे कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से। ये आपको मिल रहा है बेटा क्या, हाइड्रोजन। देखिए बेटा हाइड्रोजन कितना 0.14,
कार्बन कितना मिल रहा है 0.13, ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 0.43। तो एक बार ये आप ये टेबल देख सकते हो। आप ये देखिए बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन में। इस आपको क्या समझना है कि ह्यूमन में बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन के कंपैरिजन कीजिए कितना ज्यादा मिल रहा है, बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझना है। बट आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये किस में ज्यादा मिल रहा है, अर्थ क्रस्ट पे, और ह्यूमन बॉडी में निग्लिजिबल है। क्लियर हो रही बात? चलिए ये टेबल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल का हर टेबल। चलिए अब हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, A प्लस बी गिव राइजेस टू C प्लस D। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में या किसी प्लांट की बॉडी में, एक प्लांट की बॉडी में सेल में कोई रिएक्शन हो रही है। जैसे हम बात करें A से B मिला और क्या बना, C प्लांट के अंदर काम कर रहा था, A और B भी काम कर रहे थे, जो मेन काम C बनाने का था। पर D एज अ बाय प्रोडक्ट मिला। क्या मिला? बाय प्रोडक्ट। इसका कोई यूज हमें नहीं पता लगता, कि यूज हमें नहीं पता लगता। तो ये हमारे पास हो गया, D हमारे पास हो गया बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या हो गया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और A, B और C हमारे पास क्या हो गए? प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो वो जिसका फंक्शन हमें नोन नहीं है प्रॉपरली, तो उसको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंडर रखते हैं, और जिसका फंक्शन हमें अच्छे से नोन है वो हम प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंडर रखते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट अब तक जो हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट अब हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। फिलहाल अपन वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। The most exciting aspect of the chemistry deal with the isolating thousands of the compound, small, big, living organism, determining their structure if the possible synthesize them. Chemistry point of view है. One were to make the list of the biomolecules, such a list would have the thousands of the organic compound, including amino acid, sugar, etc. For the reason that given in the table हम देखेंगे बाद में, all the biomolecule are called metabolites. Biomolecules को हमने क्या बोला? Metabolites बोला बेटा। Animal tissue, one notice the presence of all such category compound in 9.1 figure हम देख चुके हैं। These molecule are called the primary metabolites. However, one एनालाइज द प्लांट, फंजाई और माइक्रोबियल। किसको बेटा? प्लांट, फंजाई और माइक्रोबियल। हमें क्या मिलते हैं? थाउजेंड्स ऑफ अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट का। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या बोलते हैं उन्हें? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या क्या आएगा उसमें बेटा? देखिए ध्यान से, क्या क्या आएगा? एल्कलॉइड्स आएगा, फ्लेवोनॉइड्स आएगा, रबड़ आएगी, एसेंशियल ऑयल आएगा, एंटीबायोटिक्स आएंगे, कलर पिगमेंट आएंगे, सेंट्स आएंगे, गम्स आएंगे, स्पाइसेस आएंगी। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। चलिए, वाइल द प्राइमरी, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम एक बार देख लेते हैं। टेबल बना हुआ, ये टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। पिगमेंट्स की बात करें, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन एटसेट्रा। एल्कलॉइड्स की बात करें, मॉर्फिन, कोडीन, मैंने आपको एग्जांपल दी है। अगर मैं बात करूं बेटा, मॉर्फिन प्लांट ने बनाया, प्लांट ने मॉर्फिन बनाया अपने दर्द ठीक करने के लिए नहीं, हमने वहां से लिया और अपने दर्द ठीक करे। बेसिकली मॉर्फिन इज अ पोटेंट पेन किलर, बहुत तगड़ा पेन किलर होता है। बट प्लांट को क्या करना है? हमने प्लांट्स लिए, प्लांट में फंक्शन नोन नहीं है उसका, हमने लिया और हमने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करा। ऐसी कोडीन, टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल एटसेट्रा। ठीक है। टॉक्सिन, टॉक्सिन पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एब्रिन, राइसिन, लेक्टिन्स की बात करें, कौन कैनावेलिन ए। ड्रग्स की बात करें, विनब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, करक्यूमेंस, विन क्रिस्टिन क्या होते हैं? हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग। चलिए, पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करें, रबड़ हो गया, गम्स हो गया, सेलुलोज हो गया एटसेट्रा। चलिए वापस आते हैं अपन अपने उस पे। वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव द आइडेंटिफाइबल फंक्शन, हमें फंक्शन पता होता है वहां पे, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बट डी एज अ बाय प्रोडक्ट बना बेटा। डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वही बात है बेटा। हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल इन द ह्यूमन वेलफेयर, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, scent, pigments. Some secondary metabolite are the ecological importance. In later chapter you will learn